हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पेंग की संकल्पना। पिछली वीडियो में हमने डेविस का भौगोलिक चक्र पढ़ लिया था, डेविस की संकल्पना पढ़ ली थी। अब आज हम पढ़ेंगे पेंज की संकल्पना कि पेंग की संकल्पना। ठीक है, पेंग ने किस प्रकार अपनी संकल्पना दी है। ठीक है, अपर्दन चक्र पर ही किस प्रकार पेंग ने अपनी संकल्पना दी है। तो पेंग जो थे वो एक जर्मन विद्वान थे। पेंग कौन थे? पेंग एक जर्मन विद्वान थे। ठीक है, इनका पूरा नाम इनका वॉल्टर पेंग। क्या नाम है इनका पूरा? तो इनका पूरा नाम है वॉल्टर पेंग। इन्होंने एक सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत का नाम क्या था? मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम या फिर मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। क्या नाम था? मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम या फिर मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। ये किस लिए दिया था? क्योंकि इन्होंने डेविस के समय आधारित भौगोलिक चक्र की संकल्पना को अस्वीकार किया। इसलिए जब इन्होंने इनकी डेविस की संकल्पना को अस्वीकार किया तो उनके जगह पर इन्होंने अपनी संकल्पना दी, जिसका नाम क्या दिया कि मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम या फिर मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। जैसे इन्होंने कब दिया था? तो 1924 में। कब दिया था? 1924 में। ठीक है, तो इनकी ये संकल्पना देने का उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य था, सिंपल सा उद्देश्य था। कोई भी संकल्पना देता है तो किसी न किसी का एक उद्देश्य होता है। कोई कुछ बात कह रहा है तो उसका एक ही उद्देश्य होता है कि हाँ, इस पर्पस से मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, या फिर मैं कह रही हूँ। तो इनका भी अपना एक उद्देश्य था कि मैं भी इस उद्देश्य से अपनी संकल्पना को दे रहा हूँ। तो इनका उद्देश्य क्या था कि बहिर्जात प्रक्रम हो, यानी कि मतलब बहिर्जात जितनी भी शक्तियाँ हैं, अपर्दन, अपक्षय, ठीक है, तथा आकृतिक विशेषताओं के आधार पर धरातलीय संचलन के विकास एवं उसके कारणों की कल्पना करना था। इनका उद्देश्य क्या था? तो बहिर्जात प्रक्रमों और आकृतिक विशेषताएं, ठीक है, जो भी आकृति है उसकी विशेषताएं, उनके आधार पर धरातलीय संचलन के विकास, मतलब धरातल का किस प्रकार से विकास होता है और उस विकास का कारण क्या है, इसकी कल्पना करना था। यही था इनका उद्देश्य। अब इनके सिद्धांत की प्रक्रिया क्या थी? तो इनके सिद्धांत की प्रक्रिया ये थी कि इस सिद्धांत में इनके अनुसार, पेंग के अनुसार, पेंग क्या मानते थे कि स्थल रूपों के उत्थान के साथ ही अपर्दन का भी प्रारंभ होता है। पेंग का ये मानना तो बिल्कुल सही था कि स्थल रूपों के उत्थान के साथ ही क्या होता है? अपर्दन का भी प्रारंभ होता है, अपर्दन भी शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर कहीं पर किसी पर्वत का, किसी पठार का उत्थान हो रहा है तो वहाँ पर जैसे जैसे हवाएं चलेंगी या फिर वहाँ पर से नदी प्रवाहित होगी तो वो अपर्दन करेगी ही। तो पेंग का ये मानना बिल्कुल सही था कि स्थल रूप के उत्थान के साथ ही अपर्दन का भी प्रारंभ होता है। ये मानना किनका था? पेंग महोदय का मानना था। उत्थान की क्रिया प्रारंभ में तीव्र, बीच में समान तथा अंत में मंद होती है। इन्होंने कैसे बताया कि उत्थान किस प्रकार से होती है? किसी भी पर्वत का, पठार का उत्थान कैसे होता है? सबसे पहले उत्थान जब होता है तो स्टार्टिंग का जो स्टेज होता है उस समय उसका उत्थान बहुत तेजी से होता है। फिर जैसे जैसे टाइम पास होता है तो बीच में इसका क्या होता है? उत्थान समान हो जाता है। ठीक है, इसकी गति जो है वो समान हो जाती है। और फिर लास्ट स्टेज आते आते क्या होता है? इसकी गति बिल्कुल धीमी हो जाती है। ठीक है, उत्थान की गति बिल्कुल धीमी हो जाती। शुरू में बहुत तेजी से ये उत्थान होता है, बीच में समान हो जाता है और आखिरी में, लास्ट में क्या होता है? बहुत धीमी गति से होने लगता है उत्थान। स्थल रूपों का विकास समय पर आधारित ना होकर स्वतंत्र होता है। इस पेंग के अनुसार क्या है कि स्थल रूपों या किसी भी स्थल का जब विकास हो रहा तो वो समय पर आधारित ना होकर स्वतंत्र होता है। यानी कि किसी भी स्थल रूप का विकास हो रहा तो समय पर आधारित नहीं होता कि इस समय पर, जैसे कि डेविस महोदय ने बताया था ना, 3 अवस्थाएं दी थी उन्होंने। ठीक है, लेकिन इस पेंग महोदय ने अवस्था नहीं दी है। ठीक है, इन्होंने अवस्था की जगह पर कुछ और वर्ड यूज किया। वो वर्ड क्या है? तो उन्होंने, पेंग महोदय ने अवस्था की जगह पर इंटिवक्लुंग यूज किया है। ठीक है, नाम भी ऐसा रखते हैं ये लोग कि नाम आदमी से पढ़ा ना जाए। इन्होंने क्या नाम रखा है? इंटिवक्लुंग। ठीक है,
पेंग महोदय ने अवस्था की जगह पर क्या नाम रखा? इंट्विक-लुंग। अच्छे से इस नाम को याद कर लीजिएगा, जबान भी नहीं पलटाएगा, ऐसा नाम है ये, इंट्विक-लुंग। ठीक है, अवस्था की जगह पर पेंग महोदय ने किस नाम का यूज किया? तो इंट्विक-लुंग, जिसका अर्थ होता है विकास। तो इस इंट्विक-लुंग का क्या तात्पर्य होता है? विकास। ठीक है, तो अवस्था की जगह पर इन्होंने क्या वर्ड यूज किया? विकास। विकास को मतलब जर्मन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इंट्विक-लुंग। तो इंट्विक-लुंग इन्होंने यूज किया वर्ड। ठीक है, तो 3 इंट्विक-लुंग बताएं, आफ्स्टीजेंडे, ग्लीक फार्मिंग और आफ्स्टीजेंडे। ठीक है, पहला देखिए आफ्स्टीजेंडे है, स्टार्टिंग फर्स्ट वाला क्या है? आफ्स्टीजेंडे, सेकेंड का है ग्लीक फार्मिंग और थर्ड का क्या है? आफ्स्टीजेंडे। ठीक है, ये इसमें फ है और इसमें बा है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना, या फर्स्ट में फ है और सेकंड लास्ट में बा है। ठीक है, आफ्स्टीजेंडे और आफ्स्टीजेंडे। और अवस्था की जगह पर किस नाम का यूज किया है? इंट्विक-लुंग नाम का यूज किया है। उसके बाद अब देखिए, ये जो आफ्स्टीजेंडे इंट्विक-लुंग है, तो ये क्या होता है? तो पेंक ने इसे बताया कि आफ्स्टीजेंडे इंट्विक-लुंग जो है, तो ये उत्थान की प्रथम अवस्था होती है। आफ्स्टीजेंडे क्या होती है? उत्थान की, किसी भी स्थल रूप का जो उत्थान होता है तो उसकी प्रथम अवस्था क्या है? आफ्स्टीजेंडे है। ठीक है, इसमें क्या होता है? स्थल रूपों का बहुत ही तेजी से उत्थान होता है और इस समय क्या होता है कि अपर्दन चक्र भी प्रारंभ हो जाता है, लेकिन लंबवत अपर्दन की तुलना में उत्थान अधिक होता है। ठीक है, उत्थान ज्यादा होता है, अपर्दन कम होता है। ठीक है, अपर्दन होता है लेकिन उत्थान की गति इतनी तेज होती है कि उत्थान बहुत ही तेजी से हो जाता है और अधिक उत्थान हो जाता है। ठीक है, आफ्स्टीजेंडे क्या है? ये प्रथम अवस्था है, स्थल रूपों के उत्थान की प्रथम अवस्था है। इस यहाँ पर स्थल रूपों का तेजी से उत्थान होता है और अपर्दन चक्र जो है वहां प्रारंभ हो जाता है, लेकिन उत्थान अधिक होता है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने सेकंड क्या बताया? तो ग्लीक फार्मिंग बताया, ग्लीक फार्मिंग इंट्विक-लुंग। ये ग्लीक फार्मिंग इंट्विक-लुंग जो है वो उत्थान की द्वितीय अवस्था है। इसमें क्या होता है? अपर्दन और उत्थान क्रिया समान दर से होती है। ठीक है, अपर्दन और उत्थान का जो स्पीड होता है वो लगभग सेम होता है। ठीक है, अपर्दन चक्र यौवन दशा को प्राप्त कर लेता है। नदियों में पार्श्ववर्षिता उत्तरोत्तर ढाल अपर्दित होकर सीधे हो जाते हैं। इसमें जो ढाल होते हैं वो ढाल अब सीधे होने लगते हैं। जैसे कि कोई ढाल था, ठीक है, तो ये हल्का ढाल था, अब ये क्या हो गया? ज्यादा अपर्दित हो गया, तो अब ये ढाल क्या हो गया? इस तरह से सीधा हो गया। तो यहाँ पर ग्लीक फार्मिंग में क्या होता है? जो नदियों के जो ढाल होते हैं वो अब यहाँ पर सीधे होने लगते हैं, यानी कि खड़े ढाल होने लगते हैं। उसके बाद फिर लास्ट आता है आफ्स्टीजेंडे इंट्विक-लुंग। क्या नाम है? आफ्स्टीजेंडे इंट्विक-लुंग। तो ये उत्थान की अंतिम अवस्था होती है और इसमें उत्थान की दर जो है बहुत धीमी होती है और स्थल रूपों का ह्रास की ओर अग्रसर होता है। ह्रास की ओर अग्रसर होता है मतलब कि अब उसका जो हाइट है वो धीमे धीमे क्या होता है? कम होने लगता है। ठीक है, भूभाग एक मैदान में विकसित हो जाता है, जो भी भूभाग था, ठीक है, कोई भी पर्वत था, अब उसका जब आफ्स्टीजेंडे इंट्विक-लुंग में होता है तो अब वो क्या होता है? धीरे धीरे वो मैदान में परिवर्तित होने लगता है, जिसे पेंक ने क्या कहा? एंड्रम्प कहा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से जब ये पर्वत से मैदान में बदल जाता है तो इस हिस्से को पेंक ने क्या कहा? एंड्रम्प कहा। क्या कहा? एंड्रम्प। ठीक है, भूभाग का एक मैदान में परिवर्तित हो जाना और उस मैदान को क्या कहा पेंक ने? एंड्रम्प कहा। ठीक है, अब देखिए अपर्दन चक्र का जो ग्राफीय प्रदर्शन है, इन्होंने अपना प्रदर्शन जो है, अपनी परिकल्पना का जो प्रदर्शन है वो एक ग्राफ के माध्यम से किया। ठीक है, जिसमें इन्होंने 5 दशाएं दी हैं। ठीक है, पेंक ने कितनी दशाएं दी हैं? 5 दशाएं दी हैं, जिसमें प्रथम दशा में क्या होता है कि स्थल खंड का जो उत्थान है वो आरंभ हो जाता है, फिर दूसरी अवस्था में ये समाप्त हो जाता है उत्थान, तृतीय अवस्था में या फिर इसे वृद्धावस्था या फिर जीर्णावस्था भी कहते हैं, इसमें क्या होता है? अधिक अपर्दन होने लगता है। यहाँ पे तृतीय अवस्था में, यहाँ पे देखिए प्रथम अवस्था में क्या होती है कि यहाँ पर उत्थान जो है वो शुरू हो जाता है। उत्थान के बाद फिर यहाँ सेकंड अवस्था में धीरे धीरे उठती है,
थर्ड अवस्था में क्या होता है, तीसरी अवस्था में उत्थान और अपर्दन दोनों जो है वो एक साथ हो जाता है, दोनों का स्पीड जो है वो सेम रहता है। चतुर्थ अवस्था में जो ऊपर उठने की जो गति होती है वो धीमी हो जाती है यहाँ पर। अब देखिए, अब यहाँ से ये नीचे जाएगा। और पंचम अवस्था में क्या होती है कि इसकी जो ऊपर उठने की गति है वो तो बिल्कुल ही कम हो जाती है और अब ये धीरे 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 ढाल की ओर परिवर्तित होने लगता है, मतलब कि अब ये धीरे धीरे मैदान बनने लगेगा। तो इसको चलिए हम थ्योरी में देख लेते हैं कि क्या होता है। तो पेंग ने कितनी दशाएं दी है, तो 5 दशाएं दी है, ठीक है। प्रथम दशा, द्वितीय दशा, तृतीय दशा, चतुर्थ दशा और पंचम दशा, ठीक है। इधर ये हमने ऊंचाई माना है और इधर ये है निचला तल और ये है ऊपरी तल। ये क्या है, ये निचला तल है और ये है ऊपरी तल। यहाँ पर उत्थान जो है तृतीय अवस्था में क्या हो रहा है, उत्थान यहाँ पे समाप्त हो रहा है। देखिए, प्रथम दशा क्या होती है, इसे नवीन भू प्रदेश का उत्थान होता है। इसमें जो नए भू प्रदेश का उत्थान होता है, उत्थान और अपर्दन दोनों साथ साथ होते हैं, फिर भी उत्थान निरंतर व तेज गति से होता है। इसमें क्या होता है, उत्थान और अपर्दन दोनों ही साथ साथ होते हैं, लेकिन फिर भी उत्थान जो है वो बहुत लगातार तेज गति से होता है। स्थलखंड की सामान्य ऊंचाई बढ़ती जाती है। स्थलखंड जो भी रहता है वहां पर की ऊंचाई जो है वो धीमी धीमी करके क्या होती है, बढ़ती जाती है। घाटियों को गहरा करने की कम क्षमता होने से ढाल उन्नतदर होता है। दोआब क्षेत्र समतल बने रहते हैं। अब देखिए, दोआब क्षेत्र किसे कहते हैं, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे दोआब क्षेत्र कहते हैं। जैसे यहाँ पर से दो नदियां जा रही हैं, ठीक है, यहाँ पर दो नदियों का संगम हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे दो नदियों का संगम हो रहा है। एक नदी इधर से आ रही, दूसरी नदी यहाँ से आ रही, तो यहाँ से यहाँ का जो क्षेत्र है इसे हम क्या कहेंगे, दोआब, ठीक है। तो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, दोआब। तो दोआब क्षेत्र जो यहाँ पर होता है वो बिल्कुल समतल होता है, प्लेन रहता है प्रथम दशा में। अब द्वितीय दशा में क्या होता है कि भूप्रदेश जो है वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। द्वितीय दशा में भूप्रदेश के ऊपर उठने के साथ साथ अपर्दन भी निरंतर गतिशील रहती है, ठीक है। जैसे जैसे भूप्रदेश ऊपर उठता है वैसे वैसे अपर्दन भी लगातार चलती रहती है। और दोआब की भूमि एवं घाटियां पर्वत पदीय भागों की ओर नीचे होती जाती हैं। दोआब के बीच के भाग उभरे हुए एवं नुकीले हो जाते हैं। अब देखिए, जब लगातार इस तरह से कुछ हो जाता है, दोआब के बीच का क्षेत्र, यहाँ पर से दो नदियां जा रही हैं, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। ये हो गया दोआब क्षेत्र। यहाँ पे क्या हो जाता है, ये नुकीला हो जाता है। तृतीय दशा में क्या होती है, इसे मध्यवर्ती दशा भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये मध्यवर्ती दशा, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, 5 दशाएं होती है। तो प्रथम द्वितीय एक साइड पे दशा हो गई और फिर चतुर्थ और पंचम दो दशाएं हो गई, तो बीच में कौन बचा, तृतीय दशा बचा, तो इसलिए इसे मध्यवर्ती दशा भी कहते हैं। उत्थान व अपर्दन की स्पर्धा होती है। इसमें क्या होता है, उत्थान और अपर्दन की स्पर्धा होती है। जैसे उदाहरण इसका, इन्होंने उदाहरण क्या बताया है, तृतीय दशा की आल्प्स और हिमालय पर्वत को तृतीय दशा का उदाहरण बताया है। चतुर्थ दशा में क्या होता है, समतलीकरण की दृष्टि से यह बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण रखता है, ठीक है। चतुर्थ दशा में क्या, जैसे जैसे समतलीकरण होना शुरू होगा, यानी कि जो भी ऊंचा उठा जो भाग है हमारा, तो अब क्या होगा, वहां पर धीरे धीरे क्या होगा, समतलीकरण होगा। तो समतलीकरण में ये जो चतुर्थ दशा है ये काफी महत्वपूर्ण है। ऊपर उठने की गति निरंतर कम होती रहती है, फिर भी अपर्दन की क्रिया पहले की तरह महत्वपूर्ण रहती है, ठीक है। ऊपर उठने की गति तो कम हो जाती है, लेकिन अपर्दन अभी भी उसी प्रकार से कार्य कर रहा होता है। अतः नदी घाटियां अधिक गहरी हो जाती है। अब जब अपर्दन लगातार हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर की जो नदी घाटियां होती है वो क्या हो जाती है, गहरी हो जाती है। इस प्रकार से गहरी होने लगती है। धरातल के ऊपरी एवं निचले भागों के मध्य अंतर भी अधिक आ जाता है। अब ऊपरी भाग और जो निचला भाग होता है उसके बीच में अंतर बहुत ज्यादा आ जाता है। पंचम दशा में क्या होती है, यह दशा सबसे लंबी चलती है, ठीक है। ये दशा जो होती है पंचम दशा, यानी कि जो मैदान बनने का जो स्टेज होता है वो सबसे ज्यादा लंबा होता है। ऊपर उठने की गति एकदम घट जाती है, बहुत ही बिल्कुल घट जाती है ऊपर उठने की गति। और अपर्दन भी क्षीण पड़ जाता है, क्षीण मतलब कम पड़ जाता है अपर्दन भी।
इस वजह से ये जो स्टेज है, ये जो दशा है, ये काफ़ी लंबी चलती है। नुकीले पर्वतीय टीले गोलाकार होने लगते हैं, नदियों के कटाव की क्षमता घट जाती है, पृष्ठीय अंतर न्यूनतम हो जाता है। ठीक है, तो यही थी इनकी पेंक की संकल्पना। अब देखिए जितनी भी संकल्पनाएं आती हैं उन सब का आलोचना करना तो है। ठीक है, आलोचना किस आधार पर की जाती है? तो मान्यताओं के आधार पर की जाती है, सिद्धांतों को देखकर कि किन मान्यताओं को है, इनकी मान्यताएं कहाँ पर गलत आ रही हैं। अब जब मान्यताओं को समझेंगे तभी आप किसी की भी आलोचना कर पाएंगे। ठीक है, तो आलोचना जितना भी सिद्धांत आता है, संकल्पना आता है, तो उस पर कोई ना कोई विद्वान जो है आगे से काम कर रहे होते। ठीक है, तो उनके सारे सिद्धांतों को पढ़ते हैं, संकल्पनाओं को पढ़ते हैं और उसके बाद उनकी मान्यताओं को पढ़ते हैं। मान्यताएं जहाँ पर गलत लगती है तो वहाँ पर आलोचना की जाती है कि नहीं भाई यहाँ पर आपने तो गलत कहा, यहाँ पर इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो देखिए पेंक महोदय की आलोचना कहाँ पर हो गई? इन्होंने क्या बताया कि उत्थान व निम्नीकरण की दर के संबंध की व्याख्या भ्रामक लगती है, इसे कभी तीव्र कभी मंद तो कभी दोनों को समान बताते हैं। यहाँ पर क्या बता रही हैं कि जो उत्थान और निम्नीकरण की जो दर है, इसमें जो संबंध है, ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, उत्थान कभी बहुत तेजी से हो रहा तो निम्नीकरण जो है वो कभी धीमा हो रहा, कभी तेजी से हो रहा, तो इस पर ये भ्रामक लगता है। दूसरी आलोचना इस पर क्या की गई कि स्थल रूपों के विकास में ढालों को विशेष महत्व दिया गया है। यहाँ जो स्थल रूपों का जो विकास है, इन्होंने क्या कर दिया, जो ढाल होते हैं उसको बहुत ज़्यादा महत्व दे दिया गया, जो कि एक संकुचित दृष्टिकोण माना गया है। तो यही थी पेंक की संकल्पना। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।